गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना था। आज हम और मैग्नेटिक फील्ड में बल रेखाओं के बारे में, काल्पनिक बल रेखाओं के बारे में जाना था। जैसे कि एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। आपने देखा था कि ऐसे जो है कोई अगर मैग्नेट रखा हुआ है, अगर ये कोई मैग्नेट रखा हुआ है ये, और इस मैग्नेट से के में अगर हम कोई दिक् सूची रखते हैं तो ये हमने काल्पनिक रेखाएं खींची थी। तो इन काल्पनिक रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बात को हम दो नियम के सहारे पढ़ेंगे। पहला है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे कि ये जो बल रेखाएं हैं, काल्पनिक बल रेखाएं, इनकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो सभी ने पेचकस से कुछ ना कुछ अपने घर में कोई कभी किसी चीज़ की मरम्मत की होगी, कसा होगा। तो इसमें इसी बात को यहाँ पर इसी बात से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे पेचकस की जो नोक होती है उसको हम धारा की दिशा मान लेते हैं। धारा की दिशा पेच की दिशा को मान लेते हैं। जिधर पेच की नोक होती है, पेचकस की नोक होती है, हम मान लेते हैं कि हम पेचकस हम जब कस रहे हैं तो वो धारा की दिशा में है। तो पेचकस कसते समय में जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां घूमेंगी वो क्या बताएंगी, बल रेखाओं की दिशा। जैसे कि ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या है, एक पेचकस है और पेचकस है और उस ये एक पेचकस है और ये पेचकस की नोक ऊपर की तरफ है, धारा की दिशा में है। और जो मेरी उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में। जब हम पेचकस की नोक ऊपर की तरफ रखेंगे और अपनी उंगलियों को घुमाएंगे तो धारा की वो सारी बल रेखाओं की दिशा क्या है, उल्टी रेखा में। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में हमारी उंगलियां घूम रही हैं। अगर यही बात अगर हम उल्टा कर दें, ये कर दें कि पेचकस की दिशा ये हो जाए, तो हमारी उंगलियां जैसे ऐसे नीचे की ओर हम कोई चीज़ कस रहे हैं तो हमारी उंगलियां इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ये क्या बताएंगी, बल रेखाओं की दिशा। ये धारा की दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, सॉरी धारा की दिशा नीचे की ओर हो रही है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो हमारी उंगलियां इस डायरेक्शन में घूमेंगी क्लॉकवाइज। तो और इसी तरह और भी किसी डायरेक्शन में हम करके हम धारा की दिशा की और बल की दिशा क्या है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं दक्षिणावर्ती पेच के नियम से। इसी तरह सेम कुछ मिलता जुलता दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगभग ऐसा ही है, ये भी इसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपनी जो उंगली किसी तार को हम पकड़ लें और हमारा जो अंगूठा है वो क्या बताए, ये देखो ये हमारा जो अंगूठा है ये क्या है, धारा की दिशा में है। तो और हमारी तार को पकड़ते समय हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्व हो रही हैं वो क्या बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगी। ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है कि अगर हमने किसी तार को अपनी हथेलियों में ऐसे पकड़ लिया है और अंगूठा जो है हमारा क्या कर रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है, तो हमारी जो कर्व उंगलियां हैं वो क्या बता रही हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगी। इसी तरह अगर हम धारा क्या हो, उल्टी दिशा में बहे, नीचे की ओर बहे ऐसे,
तो हम क्या करेंगे ऐसे, तो हमारी जो उंगलियां हैं इस डायरेक्शन में कर्व हो जाएंगी। तो अब क्या है, बल रेखाओं की दिशा ये हो जाएगी। पहले क्या थी, जब धारा ऊपर बह रही थी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरफ थी, जब धारा नीचे बह रही है, जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी। और जब धारा की दिशा नीचे की तरफ हो गई तो क्या हो रहा है कि हमारी उंगलियों की डायरेक्शन क्या हो गई, अंगूठा हमारा अब नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, धारा की दिशा में नीचे की ओर हो गया। तो हमारी उंगलियां क्या है, ऐसे बाईं तरफ इस साइड में मुड़ गई। तो क्या होगा, अब ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव। इस बात को हम पढ़ेंगे। ये दोनों नियम, जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक धारावाही चालक है, मतलब एक कोई तार है, एक कोई वायर है, जिसको हमने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। कहाँ रख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबक के करीब कहीं पर हमने रख दिया है। तो उस चालक पर, जो हमारा वायर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे एक प्रयोग के द्वारा समझाया गया है। इन्होंने लिया क्या है, एक नाल चुंबक ले लिया है, ये नाल चुंबक होता है, और इसके बीच में यहाँ पर ऐसे क्या किया गया है, वायर रख दिया गया है। और इस वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं, तो करंट के फ्लो होने पर जब ये चुंबक के बीच में रखा हुआ है, तो इस तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को यहाँ पर, मतलब तार मतलब चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो जब किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगने लगता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत धारा दोनों के लंबवत होती है। जब किसी धारावाही चालक मतलब जब इस पे करंट फ्लो कर रही हो, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली हमने बिना करंट फ्लो करे इसको रख दिया है। जब किसी धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक के करीब, मतलब जो करंट फ्लो के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो नहीं, उसके करीब अगर हम किसी चुंबक को रख दें तो क्या होता है, उस पर एक बल लगता है। तो इस बल की दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत धारा दोनों के लंबवत होगी। इस बात को एक प्रयोग के द्वारा हम समझते हैं कि एक तार के एक टुकड़े को एक नाल चुंबक क्या होता है, सबने देखा होगा, नाल चुंबक ऐसे घोड़े के नाल के आकार का ऐसा होता है। ठीक है, इसके बीच में हम ऐसे इसको तार को सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टुकड़े को एक नाल चुंबक के ध्रुव, मतलब इसमें भी बताया था कि N और S मतलब नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इनके बीच में ढीला बांधते हैं ताकि जब ये कसे, इस पर एक फोर्स लगे तो ये टूटे ना, इस वजह से इसको ढीला बांधते हैं। तो तार की लंबाई ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तार की लंबाई ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो, लंबवत हो। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दो नियम पढ़े थे, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम।
ठीक है, वो किस लिए था? वो था कि अगर हम कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की कल्पना करें तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं कि अगर कोई धारावाही चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी उस फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। देखो ये फैलाया गया है, ऐसे फैलाया गया है कि जो हमारी 3 उंगलियां हैं, मतलब अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मध्यमा यानी बीच वाली उंगली, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो ये तीनों उंगलियां क्या डायरेक्ट करेंगी? जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। और बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर क्या बता रही है? धारा की दिशा को बता रही है। और अंगूठा थंब क्या है? ये फोर्स की डायरेक्शन, कि हमारा तार किस ओर मूव करेगा उसकी डायरेक्शन को बता रही है। तो यही बात, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बतलाती है और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये नियम है, ये इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हमेशा ये काम आएगा। और इसी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करके ही हमारी बहुत सारी डिवाइसेस बनी है, जैसे पंखा है, मोटर है, मिक्सी है, ये सब चीज़ें जो उसकी मोटर है वो इसी रूल पर घूमती है। ठीक है, कि एक जो करंट फ्लोइंग वायर है उसको क्या है, चुंबक के बीच में इस प्रकार रखते हैं कि वो रोटेट करती है। इन सब चीज़, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं।